हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन में हमने इनवर्सिबल फंक्शन पढ़ा था। इस पर कुछ एग्जाम्पल हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 25। हमारे पास क्वेश्चन है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू आर, और ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। हमें शो करना है कि एफ फ्रॉम एन टू एस, जहाँ एस रेंज ऑफ एफ है, ये इनवर्सिबल है। ठीक है, पहले क्या है, एक मैपिंग डिफाइंड है एफ फ्रॉम एन टू आर, जिसका फंक्शन ये है। अब उसी मैपिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर एन से आर ना होकर के क्या है, एन से एस है, और एस क्या है, इस एफ का रेंज है। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये तो 1 1 तो था ही पहले, लेकिन ऑन टू नहीं था, क्योंकि एन से आर में जा रहा था। आर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिसका कोई प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अब चूंकि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इसमें, एन से एस, जहाँ पर एस क्या है, रेंज है, यानी कि जो डोमेन के पॉइंट्स हैं उनका जो इमेज का कलेक्शन है उसी पर मैप कर दिया है, उसी को पूरा कोडोमेन मान लिया है। यानी कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हो गया कोडोमेन। तो इसमें क्या हो जाता है, फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो 1 1 है पहले से, और ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन इनवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन हम इसको प्रूफ अलग तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एस टू एन में, और उससे भी पहले हम इसका इन्वर्स ही निकाल लेते हैं। फिलहाल वो इन्वर्स नहीं मानेंगे, वो बाद में जा कर के पता चलेगा कि वही हमारे इन्वर्स है। तो एफ से डिफाइंड है, एफ हमारा डिफाइंड है एन से आर में। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एस से एन में। ठीक है, ये आर नहीं होगा, ये एस होगा। एस से एन में डिफाइन करेंगे कुछ इस टाइप का जी वाई। तो जी वाई पहले फाइंड आउट करेंगे इससे, क्योंकि हमारा एफ जो है एन के एलिमेंट को एस में मैप कर रहा है। तो एस का कोई एक एलिमेंट ले लेंगे जिसका प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेट वाई बिलोंग्स टू एस, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। देन क्या होगा, ये हमारा y जो है इसके इक्वल होगा। बेसिकली y ही तो फंक्शन है ना। y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15 फॉर सम x। तो इसको हम कुछ मॉडिफाई करके लिखेंगे। 4x² है, इसको 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 3। 15 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस 6 बच जाएगा। तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 बन गया। ठीक है, y माइनस 6 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3, सॉरी y माइनस 6, y माइनस 6 एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये मिल गया हमें x, यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा जब हम प्रूव कर देंगे कि फंक्शन इन्वर्सिबल है। अब हम डिफाइन करते हैं मैपिंग। डिफाइन g फ्रॉम s टू n बाय g ऑफ y लिखेंगे। ठीक है, हमारा y क्या होता है, f ऑफ x होता है, तो x क्या हो जाएगा, g ऑफ y हो जाएगा।
यानी कि y का फंक्शन। सो y माइनस 6 का स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये एक मैपिंग डिफाइन कर दिया हमने g फ्रॉम s टू n, जो कि हमारे मैपिंग f फ्रॉम n टू s का क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में है। तो जब इनका कंपोजिशन लेंगे और अगर आइडेंटिटी आ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, ये फंक्शन इन्वर्सिबल होगा। तो जी एफ का इन्वर्स कहलाएगा। बेसिकली दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गॉफ निकालेंगे, गॉफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 4x² प्लस 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब ये जो चीज है ये पूरा क्या है, जी के लिए एक एलिमेंट है, यानी कि जी का जो डोमेन है ना, वहां से एक पॉइंट की तरह है ये। सो हमारा जो फंक्शन जी है वो ऐसे डिफाइंड है, जी ऑफ वाई इक्वल टू दिस। तो देखा जाए तो वाई की जगह पर पूरा का पूरा ये चीज है। सो फंक्शन में जहां जहां वाई है वहां ये रिप्लेस हो जाएगा। तो जी ऑफ वाई ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 का स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। सो 4x² प्लस 12x प्लस 9 का स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इक्वल टू 2x प्लस 3 -3 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर +3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर होगा 2x डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू आ गया x। इसीलिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x मीन्स इसको ix लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। गॉफ इज आइडेंटिटी। अब हम निकालेंगे फॉग, और यहाँ पर एलिमेंट क्या लेंगे, y लेंगे, क्योंकि जो फॉग होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में डिफाइंड है। हमारा गॉफ कैसे डिफाइंड होता है, गॉफ डिफाइंड होगा यहाँ पर हमारा n से लेकर के n में, ठीक है। तो फॉग हमारा डिफाइंड होगा s टू s में। दिस इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y। सो g ऑफ y क्या है, g ऑफ y हम निकाल चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y -6 -3 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका इमेज निकालेंगे अंडर द फंक्शन f। इसका इमेज, हमारा फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू इतना। सो इसको हम बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6। तो हम उसी पर पुट करेंगे इसको, 2x प्लस 2, और यहाँ पर x की जगह पर पूरा का पूरा ये है y -6 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर 2 कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y -6 -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर फिर से -3 प्लस 3 से कैंसिल। सो स्क्वायर रूट ऑफ y -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा y -6 प्लस 6 बराबर
वाई। तो इसका मतलब फॉग भी क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन। दिस implies f is inversible with inverse f इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। जो हमने g फंक्शन बनाया वही इसका इनवर्स होगा। f इनवर्स, इसको हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। f इनवर्स x इक्वल टू जी एक्स, क्योंकि हमारा f इनवर्स g के बराबर है, ठीक है। और x और y जो है ये तो वेरिएबल है। सो अगर g ऑफ y इक्वल टू ऐसा है तो g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ y वहाँ पर x से रिप्लेस हो जाएगा। तो वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। तो ये x माइनस 6 का स्क्वायर रूट एंड -3 है डिवाइडेड बाय 2, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। बेसिकली फंक्शन का जो वेरिएबल होता है ना, उसका इन्वर्स भी उसी वेरिएबल में लिखा जाता है, लेकिन अब जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो y के टर्म पे आता है, बाद में उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर f फ्रॉम n टू n, g फ्रॉम n टू n एंड h फ्रॉम n टू r defined as f of x equal to 2x, g of y equal to 3y plus 4 and h of z equal to sin z for all x, y and z, so that h of g of f equal to h of g of f। यानी कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। तो यहीं पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव है, इसके कहने का मतलब। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले एल एच एस क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ, इसके साथ कोई एक एलिमेंट लेते हैं एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, ठीक है, और इनका कंपोजिशन लिया गया है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी दो फंक्शन का कंपोजिशन है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेकर के चलेंगे और बाद में उसके अंदर जाएंगे फिर। तो ये हो जाएगा एच ऑफ, फिर जी ऑफ एफ और फिर एक्स इक्वल टू एच ऑफ, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे। सो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना 2x, सो ये हो जाएगा 2x। अब जी फंक्शन भी दिया गया है, जी ऑफ वाई इक्वल टू है 3y प्लस 4। तो हमें 2y का इमेज निकालना है अंडर द फंक्शन g। सो g ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 4, 6x प्लस 4 ये होगा। अब हम फाइनली आते हैं h ऑफ z। तो हमें 6x प्लस 4 का इमेज निकालना है अंडर द फंक्शन h ऑफ z। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ पर 6x प्लस 4 रिप्लेस हो जाएगा, 6x प्लस 4। तो ये रहा हमारा एल एच एस। अब हम निकालेंगे आर एच एस, एच ऑफ जी ऑफ एफ, साथ में कोई एक एलिमेंट। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, इनका कंपोजिशन लिया गया है। लेकिन ये पहले वाला जो फंक्शन है ये ऑलरेडी क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है।
सो एच ऑफ जी, इसको तो हम साथ में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ऐसे। फिर एच ऑफ जी। अब यहाँ पर देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स, ये जो पूरा है एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह है इस फंक्शन के लिए। और ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। जैसे फॉग एक्स होता है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर हॉग एक कंपोजिशन फंक्शन है और ये इसका एलिमेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x। एच ऑफ, अब जी ऑफ 2x हमको फाइंड आउट करना है। 3 2x प्लस 4। सो एच ऑफ 6x प्लस 4। और फाइनली ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 6x प्लस 4। सो हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही बराबर आ गए। सो ये प्रूव हो गया एसोसिएटिव होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, जी दूसरा फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड, और एच तीसरा फंक्शन है फ्रॉम जेड टू एच। तो जो कंपोजिशन होगा इस तरह का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होगा तीनों का, वो एसोसिएटिव होगा, ये कहने का मतलब है। तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है, अभी जो हमने चेक किया यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के, ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये डिफाइंड कैसे हो रहा है, कहाँ से कहाँ पर। देखिए एफ हमारा फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक्स से वाई में। तो ये रहा हमारा एक्स, ये वाई, फिर वाई से जेड में, और जेड से एस में। ठीक है, तो एफ हमारा यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए एक्स, ये जो सेट है ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये एस है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स, सेट एक्स से। तो एफ क्या कर रहा है, इसको मैप कर रहा है यहाँ किसी एलिमेंट पे। तो ये बन गया क्या, ये हमारा एफ है, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, इसको मैप कर रहा है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स को मैप कर रहा है जेड पे। तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा फंक्शन जो है, वो इसको मैप करेगा यहाँ पर सेट एस में। और ये क्या है हमारा, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये फंक्शन जी और ये फंक्शन एच। तो इस तरीके से डिफाइंड होगा जो हमारा एच ऑफ जी ऑफ एफ, वो डिफाइंड होगा एक्स से लेकर के एस में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में डायरेक्ट।
गॉफ की बात करें तो गॉफ डिफाइंड होगा यहाँ से सेट एक्स से सेट जेड में। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एल एच एस आर एच एस यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। एल एच एस इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ और एक एलिमेंट साथ में ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर हम इसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। एच ऑफ जी ऑफ वाई, लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देन यहाँ पर y एलिमेंट है और h और g कंपोजिशन हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ y, ठीक है, ऐसे लिख पाएंगे। देन h ऑफ g ऑफ, अब y को हम वापस रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ x से, और ये पूरा एक एलिमेंट की तरह है। सो ये एक फंक्शन, ये एक दूसरा फंक्शन और इसका ये एक एलिमेंट, तो फिर इसका और इसका कंपोजिशन हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पर LHS लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लेकर के चले थे, हम ये माने थे, ठीक है, h ऑफ g ऑफ f और एक एलिमेंट लिए थे x, तो वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर x और x दोनों तरफ, तो वो ऐसे हम एक एलिमेंट लिए थे, तो ये अगर इसके बराबर है दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो इस फंक्शन के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, ये दोनों कंपोजिशन बराबर होंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z बी टू इनवर्सिबल फंक्शन। कह रहा है कि f और g दोनों ही इनवर्सिबल फंक्शन है। देन गॉफ इज ऑल्सो इनवर्सिबल विथ गॉफ का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स, ये होगा। सो ये बहुत आसान है प्रूव करना। इसका इनवर्स ये है, अगर इसका इनवर्स ये है तो फिर इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। गॉफ ये एक फंक्शन हो गया और दूसरा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये एक दूसरा फंक्शन, इनका कंपोजिशन। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले एसोसिएटिव पढ़ा है, एसोसिएटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम वही लॉ अप्लाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर एक्चुअली 3 से ज़्यादा फंक्शन है देखा जाए तो, g एक फंक्शन, f एक फंक्शन, f इनवर्स और g इनवर्स, है ना। तो ऐसे टोटल 4 फंक्शन हो जा रहे हैं, बट कोई दो जो है फंक्शन उसका कंपोजिशन जो है उसको हम एक मान लेते हैं और इनको अलग अलग मान लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको एक मान लेते हैं, सपोज h मान लिया, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, h ऑफ f इनवर्स और फिर कंपोजिशन g, इसको अलग कर सकते हैं। यही तो कहता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, कि f ऑफ g ऑफ h बराबर f ऑफ
जी ऑफ एस, ये होता है ना एसोसिएटिव, तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक पूरा फंक्शन मान लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, या तो इसको एक फंक्शन मानिए इन दोनों को अलग अलग, या फिर इसको एक और इन दोनों को अलग अलग। सो जी ऑफ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जी ऑफ, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ इस पर, इन तीनों पर। तो ये एक फंक्शन कंपोजिशन, इन दोनों का ऑलरेडी कंपोजिशन। तो जब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। जैसे हम ऐसा करते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी। और ये कंपोजिशन जी इनवर्स। आइडेंटिटी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के साथ अगर कंपोजिशन लेते हैं तो फंक्शन वो नहीं बदलता है, आइडेंटिटी मतलब कि उसको अल्टर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी इनवर्स ही रहेगा। तो जी ऑफ जी इनवर्स। अब जी और जी इनवर्स, इन दोनों को अगर हम ऑपरेट करेंगे, कंपोजिशन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि जी इनवर्स जी का इनवर्स है, और इनवर्स है इसीलिए उसके साथ जब कभी कंपोजिशन लेंगे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो वो उसको आइडेंटिटी बना देगा। सो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, लेकिन हमारा जो जी फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, वाई है, तो इसका भी वाई होगा। ये एक हो गया। अब हम इसका जो कंपोजिशन है इसमें क्या करेंगे, इसको लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, इसको राइट पे रखेंगे और वैसे लेंगे कंपोजिशन। नाउ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ गॉप इक्वल टू, फिर हम वही करेंगे, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। किसी दो कंपोजिशन को एक मान लेते हैं हम फंक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एफ इनवर्स, अब अंदर फिर से हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कंपोजिशन जी, जी इनवर्स का जी के साथ कंपोजिशन लेंगे तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी ऑफ एफ, एफ इनवर्स। अब आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन लेंगे एफ का तो एफ ही रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स और एफ का कंपोजिशन, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी डिफाइंड ऑन द सेट एक्स। तो अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जब कंपोजिशन लिए तो आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इसका इनवर्स होगा, यानी कि उसको आइडेंटिटी बना दे रहा है ना। ये फंक्शन का जब कंपोजिशन ले रहे हैं गॉफ के साथ तो उसको आइडेंटिटी बना दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गॉफ का इनवर्स है। देयरफॉर एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स इज इनवर्स ऑफ गॉफ।
लास्ट है क्वेश्चन 28। लेट एस बी the set 1 2 3 determine whether the function f from s to s defined as below have inverse, find f inverse if it exists। सो 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। हमें ये बताना है क्या ये जो फंक्शन है f और f अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो क्या ये इन्वर्सिबल है, और अगर है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर में क्या हो रहा है कि f 1 से 1 में है, 1 को 1 पे मैप कर रहा है, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे। ठीक है, तो ये हमारा एस हो गया, ये भी एस हो गया। एफ हमारा एक मैपिंग ऐसे डिफाइंड है। सो 1 2 3 इनको मैप कर रहा है खुद पे, 1 इसका, 2 और इसका 3। सो कोई फंक्शन इन्वर्सेबल है या नहीं, इसे बताने के लिए बस इतना भी अगर आपको पता चल जाए कि वो 1 1 और ऑन टू है, तो आप कह सकते हैं कि वो इन्वर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम उसका एक मैपिंग डिफाइन करें, उसके साथ कंपोजिशन लें। 1 1 ऑन टू वाला थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बेसिस पर भी कह सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली ये नंबर में कि एफ फंक्शन जो है 1 को 1 पे मैप कर रहा है, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, यानी कि ये 1 1 है और ऑन टू भी है। सिंस द फंक्शन मैप्स distinct element of S to the distinct images of S. This implies F is 1 1. Also, range of F equal to codomain S के बराबर है। This implies F is on 2। तो इसका ये मतलब है कि इस सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका यहाँ पर कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए मतलब पूरा का पूरा जो इमेज सेट है ना, वो एस के बराबर हो जा रहा है, इसीलिए ये ऑन टू होता है। तो एफ 1 1 भी और ऑन टू है, इसीलिए एफ इन्वर्सिबल हो जाएगा, एफ इज इन्वर्सिबल। अब इन्वर्सिबल है तो मैपिंग उसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एस से एस। ये हमारा एफ इन्वर्स है, और ये क्या करेगा, 1 को 1 पे मैप करेगा, 2 को 2 पे मैप करेगा, 3 को 3 पे मैप करेगा। सो एफ इनवर्स क्या हो गया, एफ इनवर्स इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। सो बेसिकली एफ और एफ इनवर्स यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन जो है खुद का ही इनवर्स है। इसका दूसरा पार्ट में को अगर देखें तो 2 का जो इमेज है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज भी 1 है, यानी कि 2 का मैपिंग 1 पे जा रहा है, 3 का भी मैपिंग 1 पे जा रहा है। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, 2 और 3 डिस्टिंक्ट है, लेकिन इमेज क्या है, 1 है दोनों का। तो ये 1 1 होगा ही नहीं, 1 1 नहीं होगा तो फिर ये इन्वर्सिबल भी नहीं होगा। सिंस f of 2 equal to 1 equal to f of 3। ठीक है, this implies f is not 1 1, hence
नॉट इनवर्सिबल। फिर इसका सी पार्ट में देखते हैं कि 1 को मैप कर रहा है 3 पे, 3 को 2 पे और 2 को 1 पे। एक दो तीन, एक दो तीन। सो एक को कहाँ पर मैप कर रहा है? 3 पे, 3 को 2 पर, एक को 3 पर, 3 को 2 पर, 2 को 1 पर। सो ये 1 1 तो है क्लियरली, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं। क्लियरली f इज 1 1 एंड onto, दिस इम्प्लाइज ये इन्वर्सिबल होगा। ठीक है। 1 1 कैसे हुआ? 1 1 ऐसे हुआ कि 1 का भी इमेज 3 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है, तो इधर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं इस पे, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जिसका यहाँ पर प्री इमेज ना हो, यानी कि जितने भी एलिमेंट जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सब किसी ना किसी के इमेज है। 1 इमेज है, 2 का 2 इमेज है, 3 का 3 इमेज है, 1 का, यानी कि जो रेंज सेट है ना इमेज का, इमेज सेट वो कोडोमेन के बराबर है, इसीलिए ये ऑन टू हो जाएगा और इसीलिए इन्वर्सिबल हो जाएगा। सो इसके बाद बचता है एक्सरसाइज 1.3, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।